Hello, welcome everyone. This side Apurva Nandi. Today's date is 1st of August 2025. Let's start with our CACP न्यूज़पेपर एनालिसिस. तो अगर आपको इस एनालिसिस का फुल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. बहुत लोगों ने आपने ज्वाइन किया भी है, तो आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिल रहा है. @CACP_Assam पे ज्वाइन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ एन अनाउंसमेंट दैट EPSC के द्वारा जो पोस्ट रिक्रूटमेंट लॉन्च किया गया है अबाउट फॉर 16 वैकेंसीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन रेंजर, तो उसका ही कोर्स CACP IAS अकेडमी इज़ ऑफरिंग. सो जहाँ पर आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ऑप्शनल, ठीक है, एंड ऑल द क्लासेस, और आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर दिया गया है. और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन्स है, क्वेश्चंस है, तो यू कैन गेट इट क्लियर्ड बाय कॉलिंग इन दिस नंबर. ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं. सो वेर यू कैन अवेल द कोर्स एट जस्ट ₹4,500. ऑल्सो स्टूडेंट्स, द डेट इज़ अप्रोचिंग, दैट इज़ 9th of August 2025. बहुत दिनों से मैं भी इसको प्रमोट कर रहा हूँ कि आप लोगों के बीच एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ कि CACP IAS अकेडमी ऑन 9th of August 3 बजे से, दोपहर 3 बजे से प्रागज्योतिष ITS सेंटर में क्या होगा, द बिगेस्ट सिविल सर्विसेज सेमिनार विच विल बी होस्टेड बाय श्री अनिल स्वरूप सर, जो कि एक्स IAS ऑफिसर है और वो इंडिया के कूल एंड एजुकेशन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं. तो जो इंसान सर्विस में थे, जिन्होंने सर्विस को बहुत ही अच्छी तरह से गंभीरता से लिया था, वो अगर आपको गाइड करेंगे तो दैट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, so what are the topics that today we'll be discussing? We will be discussing on the first India-US trade tensions, and next one is US tariff on Indian exports. ये दो सिमिलर न्यूज़ है, पर इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स न्यूज़ में अलग अलग दिया हुआ है, तो वो हम आज देखेंगे. फिर हम देखेंगे धर्मस्थला बरियल साइट. तो ये आपको लगेगा शायद कि कोई आर्ट एंड कल्चर का न्यूज़ होगा. नहीं, ये कोई एंशियंट बरियल साइट नहीं, ये एथिक्स का एक इशू है, गवर्नेंस का भी एक इशू हो सकता है ये, तो वो रिलेटेड हम आज डिस्कशंस करेंगे. फिर हम देखेंगे म्यांमार में जो 2021 से जो क्राइसिस चल रहा था, जो इमरजेंसी लगा हुआ था, वो इमरजेंसी को लिफ्ट कर दिया गया है. एंड लास्टली वी विल सी सोलर टेक इन एग्रीकल्चर. ओके, द फर्स्ट इज़ इंडिया-US ट्रेड टेंशंस. देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ आया है, इंडिया इज़ अ ब्राइट स्पॉट सेज सेंटर अमिड ट्रम्प टायरेट. तो यहाँ पर जो इंडिया और US के बीच जो टेंशन है, टेंशन इन द सेंस कि ट्रम्प जो है इंडिया के आगे बढ़ते हुए ब्रिक्स के साथ संबंध या फिर रशिया के साथ ज़्यादा क्लोज टाइज, वो US को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज US इज़ फियरिंग हर्ट इन इट्स डोमिनेशन. तो उसको लेकर रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ ट्वीट्स जारी किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. लेट मी जूम इट. ही सेड, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर, फॉर ऑल आई केयर. सो दिस टाइप ऑफ रेडिकल लैंग्वेज डोनाल्ड ट्रम्प इज़ यूजिंग अगेंस्ट इंडिया, कि इंडिया जो मर्जी रशिया के साथ करे, उनसे वो उनको कोई मतलब नहीं है. कि इट इज़ सेइंग दैट रशिया एंड इंडिया बोथ हैव द डेड इकोनॉमीज़, और उनको वो नीचे ले जाए तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं है. सो इंडियन इकोनॉमी को वो डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं. सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड US relations. So Donald Trump has also attacked Dmitry Medvedev, who was the former president of Russia. ठीक है. सो उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए हैं, जैसे ऑयल डील, ट्रेड डील. पाकिस्तान में उन्होंने बहुत ही लार्ज ऑयल रिजर्व बनाने की एक डिसीजंस वो लेने वाले हैं. सो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान वेयर बाय पाकिस्तान एंड द US विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड द पार्टनरशिप. तो बात इतना बढ़ चुका है कि अभी US और पाकिस्तान अपने टाइज यूज़ करेंगे. तो आप इसको क्या बोलेंगे? क्या आप इसको इंडिया को US काउंटर कर रहा है,
या फिर यूएस इस चीज़ से रशिया को काउंटर कराए? क्या इट इज़ द फियर दैट इज़ इन द माइंड ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इज़ इट अ फिनेंशियल मार्केट मैनिपुलेशन? तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये ट्वीट के बाद फिनेंशियल मार्केट भी डाउन हुआ है। ठीक है, तो फिनेंशियल मार्केट्स में भी बहुत ही ज़्यादा उछल या फिर डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। एनीवेज, तो यही बात जो मैंने कहा है कि इंडिया का रशिया के साथ संबंध या फिर ब्रिक्स के साथ संबंध होना यूएस को पसंद नहीं है। बट व्हाट आवर मिनिस्टर हैज सेड, कॉमर्स मिनिस्टर, ही सेड इंडिया इज़ अ bright spot in the global economy, reflecting the internal confidence that India has. कि despite of any tension from US, इंडिया अभी भी एक ब्राइट स्पॉट में है। तो यही हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट की इश्यूज़ क्या है? द की इश्यूज़ कि इंडिया और यूएस के बीच जो रिलेशन है वो स्ट्रेन्ड है बाई द इम्पोजिशन ऑफ 25% ऑफ टैरिफ। 25% इम्पोर्ट ड्यूटी इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर यूएस ने लगाया है कि अगर इंडिया से गुड्स अगर जाता है यूएसए में, जब वो एंटर करेगा तब वहाँ पर 25% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया जाएगा। दैट मीन्स द प्राइस ऑफ द इंडियन एक्सपोर्टेड गुड्स विल बी मोर बाई 25%। उसके साथ इट विल बी accompanied बाई पेनल्टीज रिलेटेड टू इंडियाज एनर्जी इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया। दैट मीन्स ये है इंडिया के ऊपर लगाया गया एक सैंक्शन कि इंडिया के ऊपर ये पेनल्टी भी लगाएंगे अगर जो इंडिया रशिया से एनर्जी फ्यूल इंपोर्ट करता है, विच सिग्नल्स ग्रोइंग ट्रेड टेंशंस। ठीक है, उसके साथ ट्रंप ने ये क्रिटिसाइज़ किया है दैट इट हैज़ अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट विद द यूएस। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड इंडिया फॉर हाई टैरिफ एंड नॉन मॉनिटरी ट्रेड बैरियर्स। नॉन मॉनिटरी ट्रेड बैरियर्स का मतलब इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा और जो एक्सटर्नल ट्रेड बैरियर्स लगाया जाता है, जैसे कि सैनिटेशन हो, फाइटोसैनिटेशन हो, हाइजीन हो, पैकेजिंग हो, उन सब में अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नियम हैं, क्लियरेंसेस हो, तो वो सब नॉन ट्रेड बैरियर्स में आता है। ट्रंप हैज़ ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड इंडिया फॉर डिफेंस एंड एनर्जी टाइज विथ रशिया और ब्रिक्स मेंबरशिप, जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट, US has sanctioned 6 Indian firms and 5 individuals for engaging in trade with Iran। ठीक है, तो ये एक अलग से है कि इंडिया के 6 कंपनी को ईरान के साथ बिजनेस रिलेशंस है बोलकर उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, और 5 इंडिविजुअल्स फॉर एंगेजिंग ट्रेड विथ ईरान, हाईलाइटिंग सेकेंडरी सैंक्शंस एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ डोमेस्टिक लॉज। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन मतलब कि जो आपके टेरिटोरी में बिलोंग नहीं करता है उनके ऊपर आप बैन लगा रहे हो बाय अप्लाइंग योर ओन डोमेस्टिक लॉज। ठीक है, तो ये एक अलग किस्म का एक टेंशन है। बट स्टिल इंडिया कंटिन्यूज एनर्जी एंड डिफेंस कोऑपरेशन विद रशिया एज वेल एज ईरान। तो इंडिया का रशिया के साथ भी डिफेंस और एनर्जी कोऑपरेशन है, उसके साथ साथ ईरान के साथ भी है। सो इट सेज अबाउट द strategic autonomy that India has, कि इंडिया दबाव के बाद भी इंडिया अपना स्टैंड रख रहा है। नेक्स्ट, ट्रम्प्स क्रिटिसिज्म टू ब्रिक्स रिफ्लेक्ट्स यूएस एप्रीहेंशन टूवर्ड्स एमर्जिंग नॉन वेस्टर्न कोलिशंस। ठीक है, तो मतलब ट्रम्प जो है वो ही इज़ वेरी मच एप्रीहेंडेड, मतलब नाराज़ है बाई seeing the emergence of the non-western collisions। वेस्टर्न कोलिजन्स जैसे कि आपके कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कोलिशन होना, यूके के साथ हो,
या फिर यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हो या फिर यूएस के साथ हो, कनाडा के साथ हो, वो है वेस्टर्न कोलिजन्स। तो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते, पर वो नाराज़ हो जाते कि इस चीज़ से अगर जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ है, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज़ हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो और हुसोएवर, तो उस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो ब्रिक्स को ही मीन कर रहे हैं। अनाउंसमेंट ऑफ यूएस पाकिस्तान ऑयल डेवलपमेंट, अभी अभी जो मैंने आपको ट्वीट दिखाया है उनका, कि जो यूएस जो है उन्होंने अभी पाकिस्तान के साथ ऑयल डेवलपमेंट डील साइन करेंगे वो, एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर्टिकुलरली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पर यूएस जैसे कंट्री को इंडिया का सपोर्ट लेना चाहिए था, वहाँ पर वो पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस सजेस्ट दैट यूएस जो है वो डिप्लोमेटिकली किस तरफ अलाइंड ज़्यादा है। ठीक है, सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, दैट इज़ यूएस टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट। तो वही न्यूज़ हम इसका कंटिन्यूएशन भी कह सकते हैं। सो लेट्स सी, सो यहाँ पर क्वेश्चंस जो हम बना सकते हैं, लाइक डिस्कस द चैलेंजेस इंडिया फेसेस इन बैलेंसिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विथ इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज। इसका मतलब समझिए कि दबाव के बाद, यूएस प्रेशर के बाद भी इंडिया को रशिया के साथ या फिर ईरान के साथ जो वो रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डिस्पाइट ऑफ यूएस प्रेशर। पर इंडिया अपना जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज है ऑन द इम्पोर्ट, जो इंडिया को चाहिए, उसके ऊपर अगर सैंक्शंस लगे, या फिर इंडिया का जो मार्केट है यूएस में, एक बहुत ही बड़ा मार्केट है इंडियन एक्सपोर्ट गुड्स का, तो उसमें जो हैम्पर होगा, उस चीज़ को इंडिया कैसे बैलेंस करेगा। द क्वेश्चन, critically evaluate the impact of the recent US tariff hike on Indian exports. What policy responses can India consider to enhance trade resilience? वही बात है, चलिए। वही वो 25% वाला टैरिफ जो लगाया गया है, साइटिंग इंडियाज हाई टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बेरियर्स, यूएस कह रहा है क्यों लगा है, इसमें तो कुछ बोलना होगा ना, ऐसे नहीं बोल सकते कि ऐसे ही लगा दिया। इसमें जो यूएस ने जो जस्टिफिकेशन ये भी साइट किया है कि इंडिया का भी टैरिफ ज़्यादा है और इंडिया के नॉन टैरिफ वेरियर्स भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उनको रिटेलिएट करके या फिर रेसिप्रोकेट करके, नॉट रिटेलिएट, रेसिप्रोकेट करके हम भी टैरिफ इंडियन गुड्स में लगाएंगे। उसके साथ तो रशिया वाला एंगल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और उसका एक रिपर्केशंस क्या हुआ है, जो एकदम गर्मा गर्म रिपर्केशंस, वो है जो इंडिया और यूएस जो एक मिनी ट्रेड डील के बारे में बात कर रहे थे। इफ़ यू रिमेंबर, हमने ये हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी डिस्कस किया, वो अभी स्टॉल हो गया विथ नो रिजोल्यूशन बिफोर द सेल्फ इम्पोज्ड अगस्त डेडलाइन, कि यूएस ने जो सेल्फ इम्पोज्ड एक अगस्त का डेडलाइन दिया था, उसमें कोई भी रिजोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये मिनी ट्रेड डील जो है दैट हैज़ बीन स्टॉल्ड, पता नहीं आगे इसका क्या होने वाला है। नेक्स्ट इज़ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हाईलाइटेड द नीड फॉर मोर नेगोशिएशंस। उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ और भी ज़्यादा नेगोशिएशंस की ज़रूरत है। मीनवाइल इंडियन ऑफिशियल्स बैक्ड ऑफ फ्रॉम पुशिंग द मिनी डील। तो द इंडियन ऑफिशियल्स जो है इट हैज़ बैक्ड ऑफ, कि उनको मिनी डील में पुश करने की कोई भी ऐसी इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होना चाहिए, तो वो जो अभी जो हम दो ऊपर वाला जो न्यूज़ हमने देखा है वो सेम है, जस्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। तो इंडिया का यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स क्या होने वाले हैं। ओके, जैसे द फर्स्ट वन कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कुछ क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लाइक सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और एग्रीकल्चर, ये जो सेक्टर्स हैं ये लॉस सफ़र करेंगे। उसके साथ जो द ट्रेड एसोसिएशंस which has already raised red flags regarding the potential job loss भी होंगे, and competitiveness फॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट
ये होगा हमारा एक डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन। स्ट्रेन्ड ट्रेड टाइज कैन स्पिल ओवर इनटू स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो अगर वो ट्रेड जो है, अगर इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छा ना रहे, वो दिन ब दिन बिगड़ता जाए, तो धीरे धीरे वो एक स्ट्रेटेजिक इशू भी बन सकता है, नॉट ओनली इकोनॉमिक इशू, उसके साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन में भी ये इशू बनेगा। तो अगर ये यहाँ पर रिजॉल्व नहीं होता है तो आने वाले दिनों में इट विल क्रिएट मोर टेंशन, नॉट ओनली इन इकोनॉमी बट ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। So this gives us a negative rhetoric. Like कैसा नेगेटिव रेटोरिक? जैसे कि ट्रम्प ने चालू कर दिया बाय कॉलिंग इंडियन इकोनॉमी एज डेड इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट कुछ नेगोशिएशन चैलेंजेस भी है, जैसे इंडिया नाउ फेसेस अ टफर बार्गेनिंग पोजीशन इन फ्यूचर टॉक्स नाउ। सो बैलेंसिंग द सोवरेन पॉलिसी कि रशिया के साथ रशिया से तेल भी खरीदना है, एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी लाइक यूएस के ट्रेड के साथ वो अभी कम्प्लेक्स बनता गया है कि यूएस में सामान बेचना भी है, रशिया से कम दाम में तेल खरीदना भी है। उस चीज़ को ही बैलेंस अभी इंडिया को करना है। ठीक है। तो इंडिया का स्टैंड पॉइंट क्या है यहाँ पर? इट इज़ अ पॉजिटिव स्टैंड पॉइंट। इंडिया रीअसर्ट्स दैट इट्स ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स आर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड सोवरेनिटी। ठीक है। इंडिया आने वाले दिनों में जो भी स्टेप्स लेंगे वो नेशनल इंटरेस्ट में लेंगे, देश की हित में होगा, और इंडिया के पास फुल राइट है, इंडिया जो चाहे वो कर सकता है विदाउट listening to any other country or without coming into the pressure of any other country. ओके चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं धर्मस्थला बरियल स्टाइल। तो एज आई हैव स्टेड अर्लियर कि ये कोई आर्ट एंड कल्चर वाला न्यूज़ नहीं है, ये एथिक्स का एक हो सकता है और उसके साथ साथ एक गवर्नेंस का भी हो सकता है, पुलिस रिफॉर्म्स का भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्यूज़ क्या है, स्केलेटल रिमेन्स फाउंड इन बरियल साइट इन धर्मशाला। ओके तो क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद देखेंगे, पर पहले हम देख लेते कि ये क्या है, इशू, व्हाट इज़ द इशू अबाउट इट। द इशू इज़ दैट इन जुलाई 2025 दिस मंथ, आज तो अगस्त 1 तारीख है, इस जुलाई को कर्नाटका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम धर्मस्थला टाउन में उन्होंने स्टार्ट किया है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का मतलब है खुदाई। ओके क्यों खुदाई चालू किया है? बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ फॉर्मर सैनिटेशन वर्कर। सैनिटेशन वर्कर कौन है? जो सफाई कर्मचारी है, उनके कंप्लेंट से उन्होंने ये खुदाई स्टार्ट किया है। ठीक है। द कंप्लेनेंट, दिस कंप्लेनेंट एलेज्ड मास बरियल। मास बरियल मतलब टू मैनी पीपल, ह्यूमन बींग हैव बीन बरीड इन दैट प्लेस ऑफ ओवर 100 बॉडीज between 1995 and 2014 in secretive circumstances। ठीक है। तो यहाँ पर जो केस आता है वो आता है मर्डर का। ठीक है। सो ये यहाँ पर और भी कुछ हम अगर ऐड करें यहाँ पर, तो 5 जगह पर पहले अर्लियर 5 साइट्स, 5 जगह पर एक्सकेवेशन हुए थे पर वो फेल्ड हुआ। देन skeletal remains were found where it got 15 bones. Okay, and this found in the 6th site, 6 नंबर साइट में ये पाया गया है, विच इज़ नियर अ रिवर नोन एज नेत्रवती रिवर। ठीक है, याद रखिए नाम नेत्रवती रिवर। ठीक है। एंड इट इज सेड कि दिस बोन्स दे माइट बिलोंग टू अ मेल। ये कोई एक पुरुष की हड्डियाँ उनको मिली है, पर वहाँ पर स्कल बोन नहीं मिला है। एंड दिस ब्रोकन बोन इट रेजेस सस्पिशियस
अबाउट द नेचर ऑफ द डेथ एंड डिस्पोजल। सो अभी इसका चालू हुआ है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इसमें क्या इश्यूज आता है? द फर्स्ट इज नेग्लेक्टेड पास्ट क्राइम, कि दिस फैक्ट दैट अ सैनिटेशन वर्कर्स टेस्टिमोनी डिकेड्स लेटर लेड टू दिस डिस्कवरी। ओके, मतलब बहुत सालों बाद ये चीज़ डिस्कवर हुआ है, क्योंकि वो सैनिटेशन वर्कर ने जो कंप्लेन फाइल किया तो वो बहुत साल डिकेड्स पुराना है, 2 डिकेड्स पुराना। 20 साल बाद ये अभी सच प्रतीत हो रहा है। सो ये क्या है? जो नेग्लेक्टेड जो क्राइम था पहले, पिछले जो क्राइम हुए हैं 20 साल पहले, 15 साल पहले, उनको नेग्लेक्ट किया गया था। So from this you can say there comes a delayed justice. If the allegations are proven true, it will expose a failure in the criminal justice. कि अगर ये क्राइम अगर प्रूफ हो जाए तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में ये प्रूव होगा दैट इट फेल्ड दैट जस्टिस ऑन टाइम, ठीक है। सो इट इज सेड ना दैट डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नाउ रोल ऑफ व्हिसल ब्लोअर्स। व्हिसल ब्लोअर कौन है? व्हिसल ब्लोअर है द वन हु ब्रिंग्स अप द थिंग्स, द इश्यूज़, कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो पहली बार जो पब्लिकली बोलता है या फिर पुलिस कंप्लेंट करता है कि सोसाइटी में ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसके ऊपर एक्शंस लेने चाहिए, वो है व्हिसल ब्लोअर। सो दिस इंसिडेंट अगर ये सत्य प्रतीत होता है तो यहाँ पर जो फॉर्मर सैनिटेशन वर्कर है वो तो एक व्हिसल ब्लोअर थे, तो ये व्हिसल ब्लोअर का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑल्सो गेट्स अंडरमाइंड। नेक्स्ट कुछ इशू जैसे कि एविडेंशियरी गैप्स, ये इसको आप फॉरेंसिक चैलेंजेस कह सकते हो। दे आर द फॉरेंसिक चैलेंजेस। एविडेंशियरी गैप्स विदाउट अ स्कल और DNA एविडेंस प्रूविंग द आइडेंटिटी और द कॉज ऑफ डेथ और क्रिमिनल कल्पेबिलिटी जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। देन इसमें हम और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, चेन ऑफ कस्टडी और सीन इंटीग्रिटी, दैट ensuring that remains are collected and documented with precision is vital। कि जो भी चीज़ें कलेक्ट होंगी उसको प्रॉपरली प्रिजर्व करना, मतलब कलेक्ट करके डॉक्यूमेंट करना, उसको फिल्मिंग करना होगा, कि उसको ठीक प्लॉट सोचना होगा कि कैसे क्या हुआ होगा था, ठीक है। उन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड यहाँ पर अगर हम एथिक्स के एंगल देखते हैं, यहाँ पर वी में टॉक अबाउट द डिग्निटी ऑफ द डेड, कि सीक्रेट बरियल्स जो है, ये तो सीक्रेट बरियल ही है, ये जो बेसिक ह्यूमन राइट है टू डिग्निफाइड ट्रीटमेंट इवन आफ्टर डेथ, ये तो इंसान का बेसिक नेचुरल राइट है, ठीक है। वो क्या होता है? वो वायलेट होता है। एंड इट इज़ अ कोर टीनेट ऑफ एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, कि आप जब एथिक्स इन पब्लिक सर्विस पढ़ोगे आपको ये जानना होगा कि बेसिक ह्यूमन राइट टू डिग्निफाइड ट्रीटमेंट इवन आफ्टर डेथ। सो उसके साथ कुछ इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लिसिटी भी है। इफ़ एनी रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर इससे कम्प्लिसिट मालूम चला तो देन इट अगेन रेजेस एन एथिकल क्वेश्चन अबाउट पावर एब्यूज़ और कवर अप्स, कि मालूम चलता है कि बहुत बड़ी कंपनी, बहुत एक बड़ा सा कोई बड़ा इंसान, नामचीन व्यक्ति इस केस से जुड़ा हुआ है, तो दैट विल अगेन सेट अ प्रेसिडेंट कि जिनके पास पावर है, पैसा है, तो वो इन सब चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड दैट अगेन बिकम एन इशू ऑफ जस्टिस फॉर द मार्जिनलाइज्ड विक्टिम्स। मार्जिनलाइज्ड विक्टिम मतलब क्या? जो पोर है, होमलेस है या फिर मार्जिनल कम्युनिटीज़ है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा दुखदायक होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एपैथी। ओके नाउ लेट्स सी सम वाइडर इम्प्लीकेशंस, जैसे कुछ लीगल मैकेनिज़म्स अगर देखते हैं तो या फिर वे फॉरवर्ड है ये हमारा, क्रिएशन ऑफ स्टेट लेवल फॉरेंसिक टास्क फोर्स फॉर कोल्ड केसेस। कोल्ड केसेस मतलब पुराना हो चुका है केस, बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी ऑटोप्सीज, जिसको आप पोस्टमार्टम कहते हो ना, मैंडेटरी ऑटोप्सीज एंड डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ अनक्लेम्ड और अनआइडेंटिफाइड डेथ्स, कि जो लोग जिनको कोई उनके फैमिली मेम्बर्स क्लेम नहीं करते कि वो मर गए हैं और वट एवर दे नॉट नो, तो उनका भी
ऑटोप्सी रिपोर्ट डिजिटलाइज करके पुलिस के साथ वो स्टोर रहना चाहिए कि फ्यूचर में ये बात मालूम चले। याद है अगर सीआईडी देखते तो सीआईडी में ही होता था, रिकॉर्ड्स रहता था, हर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड, ऑटोप्सी रिकॉर्ड वो रहता था, वो क्या करते थे कंप्यूटर में मारते थे और इमीडिएटली निकल जाता था। ठीक है, वही चीज़ सच्ची में होना चाहिए। नंबर 2, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ सैनिटेशन एंड बरियल रिकॉर्ड। ठीक है, तो जो सैनिटेशन या फिर बरियल रिकॉर्ड है उसको रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। देन कुछ एथिकल रिफॉर्म्स अगर देखते तो जो सिविल सर्वेंट है या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनको ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिखाना चाहिए, उनको डिग्निफाइड डिस्पोजल ऑफ डेड के बारे में, डिग्निफाइड डिस्पोजल ऑफ डेड के बारे में भी लर्नड होना चाहिए उनको। एंड देयर इट मे इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स बाय द SIT। तो SIT जो रिपोर्ट वो देंगे वो टाइमली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नॉट डिलेड। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिले हुआ है आज, इसीलिए हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ म्यांमार इमरजेंसी लिफ्ट। तो म्यांमार में जो इतने सालों से इमरजेंसी था उसको लिफ्ट कर दिया गया है। तो देखिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ऑन 1 फरवरी 2021 में क्या हुआ था। जो मिलिट्री है म्यांमार में जिसको तत्मदाव कहा जाता है, इट ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, और उस इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट बनी थी वो थे ऑंग सांग सू की। इनका नाम तो आपको पता ही है। और इनके ऊपर एलिगेशन था कि इन्होंने इलेक्टोरल फ्रॉड किया था। वो जो इलेक्शन हुआ था उनका वो जस्ट नहीं था, इट वाज नॉट जस्ट। ठीक है, तो इसीलिए उनको ओवरथ्रू कर दिया गया बाय अ मिलिट्री कू इन 2029। मतलब मिलिट्री ने उनको क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया कि उनको अपने गद्दी से हटाकर उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम हाथ में ले लिया। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ इमरजेंसी। तो वो जो गवर्नमेंट जो नया आया था दैट वाज द जुंता गवर्नमेंट, उसको द जुंता कहा जाता है। अंडर सीनियर जनरल मिंग ऑंग ह्लाइंग he imposed a state of emergency, centralizing all executive, legislative and judicial power under the state administration council। कि पूरे म्यांमार में फेडरलिज्म नहीं होगा, वो सेंट्रलाइज्ड होगा कि सेंटर से पूरा का पूरा म्यांमार कंट्रोल होगा। वो था द जुंता गवर्नमेंट। दिस कू स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। ये जो कू हुआ था ये प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ इसका। armed insurgency by ethnic armed groups and the formation of the National Unity Government and People's Defense Forces PDFs and NUGs। तो वो फॉर्म हुए and they started fighting against the junta government। तो recent development क्या हुआ, by lifting the emergency rule, 7 extensions of 6-month emergency rule, it has been lifted on August 2025। मतलब आज मतलब कल हुआ है, आज ये न्यूज़ आया है। लीडरशिप रिस्ट्रक्चरिंग, तो यहाँ पर लीडरशिप रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगा। मिंग ऑंग लाइंग स्टेप्स डाउन एज SSC चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो थे प्राइम मिनिस्टर वो डाउन हो गए हैं। रिटेन्स पावर एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट कहलाया जाएगा। सेंट्रलाइजिंग इन्फ्लुएंस इन अ न्यू रूल। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे पर अभी वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे। पावर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल। और दिसंबर 2025 में होगा म्यांमार में इलेक्शंस। सो दिस इज द अपडेट फॉर म्यांमार। नेक्स्ट इज सोलर टेक इन एग्रीकल्चर। ओके, नाउ ये असम ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है। तो एग्रीकल्चर में अगर सोलर टेक्नोलॉजी आएगा तो वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप अच्छे से देखिए। PM कुसुम को भी हम देखेंगे आज। सो we will see what are the opportunities that for solar technology in agriculture। जैसे कि पहला सोलर पावर्ड इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या है, खेतों में पानी देना, एडिक्वेट अमाउंट में पानी देना को जो जनरली हम देखते हैं कि वो उसमें जनरेटर्स बहुत ज़्यादा व्यवहार होते हैं, मोटर्स, इलेक्ट्रिसिटी या फिर पेट्रोल हो, नॉट पेट्रोल, डीजल या फिर केरोसिन जनरेटर्स आर ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, तो पर अगर हम ये सोलर पावर्ड कर दें तो खर्च बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा एंड इट विल बी द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इन इरिगेशन। सो द सोलर पम्प्स विल ऑफर अ
reliable alternative to diesel powered system. It will reduce the fuel dependency, lowering operational cost. ठीक है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट का स्कीम है जैसे कि पीएम कुसुम, तो विच एम्स टू सोलराइज मिलियंस ऑफ पम्प्स, तो इस कुसुम के अंदर, इस स्कीम के अंदर ये वाला पॉइंट भी कवर होगा. नेक्स्ट इज सोलर ग्रीन हाउस हीटिंग. तो व्हाट इज दिस कि द सोलर टेक्नोलॉजी जो है इट कैन एक्सटेंड द ग्रोइंग सीजन इन कोल्ड रीजन थ्रू पैसिव सोलर ग्रीन हाउस एंड फोटोवोल्टिक पावर्ड हीटिंग. ठीक है, जो जो मतलब क्रॉप्स जो कोल्ड रीजन में नहीं हो सकता वो गर्म रीजन में हो सकता है, पर सोलर हीटिंग से, सोलर ग्रीन हाउस हीटिंग से वो पॉसिबल कोल्ड रीजन में भी होगा, विच विल इंक्रीजेज द यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री. ओके, जैसे कि लद्दाख में, लद्दाख बहुत ठंडा है, तो वहाँ पर जो क्रॉप्स वैलीज़ में होते हैं या फिर प्लेन्स में होते हैं वहाँ पर नहीं हो सकते. तो अगर सोलर ग्रीन हाउस हीटिंग हो जाए तो उससे ये पॉसिबल हो सकता है. देन कम्स द सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट. सोलर पावर्ड इंसेक्ट ट्रैप्स या फिर इलेक्ट्रिक पेस्ट रिपेलेंट्स, वो इलेक्ट्रिक पेस्ट जो आएंगे वो लगेंगे तो वो मर जाएंगे. तो these are the some eco-friendly solution. Then water supply for livestock. Water supply for livestock. ठीक है, वो इरिगेशन जैसा ही काम करेगा. देन ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम फॉर रिमोट एरियाज. ऑफ ग्रिड मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से नहीं जाएगा, अलग से रिमोट एरियाज़ में कोई स्टैंड अलोन सिस्टम लगाया जाएगा. कोई एक लोकेलिटी, एक विलेज में, पर्टिकुलर छोटे मोटे विलेज में उनका लोकलाइज्ड एक सोलर ग्रिड बना दिया जाएगा जो सेंट्रलाइज्ड ग्रिड से अलग होगा. देन मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस में हेल्प कर सकता है बाय इंस्टॉलिंग सेंसर सर्विलेंस सिस्टम्स, जैसे सॉइल मॉइस्चर को डिटेक्ट करना, क्रॉप हेल्थ को स्क्रूटिनी करना या फिर सिक्योरिटी को भी देखा जा सकता है. देन फार्म लाइटिंग एंड नाइट टाइम ऑपरेशंस में भी वो मदद करेगा. तो ऐसे ही कुछ और भी मदद है, जैसे कि इंटीग्रेशन विद प्रिसिशन एग्रीकल्चर या फिर स्मार्ट एग्रीकल्चर. ठीक है, ये टॉपिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिसिशन एग्रीकल्चर या फिर स्मार्ट एग्रीकल्चर. देन पोर्टेबल छोटे छोटे सोलर जनरेटर्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन से क्या किया जाता है, जो फूड के जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा दिया जाता है बाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. तो वहाँ पर भी सोलर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. तो ये जो है ना, ये जो पॉइंट्स ये मेंस में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर का, सोलर का, तो आप ये जो 10 पॉइंट्स है इसमें से आपको जो भी याद रहे, जो भी ठीक लगे आप ज़रूर लिखिएगा. ठीक है, सो वी हैव जस्ट completed our session for 1st of August. Till then, take care.